पिछले 2-2.5 सालों से मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक एनएसडीएल का आईपीओ मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का आईपीओ, उसका इंतजार जो है आखिरकार खत्म हो रहा है। 31 जुलाई की इसकी डेडलाइन थी, उससे भी थोड़ा डिले कर दिया। अब 6 अगस्त की इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है, पहले 31 जुलाई को इनको लिस्ट करवाना था, अब ये 6 अगस्त को लिस्ट करवाएंगे। तो ये आईपीओ 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो गया बट लिस्ट तो हो रहा है, शेयर मार्केट के अंदर एंट्री तो कर रहा है, मतलब इंतजार इतना जो लंबा चल रहा था वो आखिरकार खत्म तो हो रहा है, ये काफी अच्छी बात है। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हालांकि काफ़ी लोग तो पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं कि भाई रिव्यू वाला वीडियो कुछ भी हो जाए हम तो अप्लाई करेंगे। मुझे पता है, क्योंकि मोस्ट अवेटेड आईपीओ किस लिए है, क्योंकि सब इसका इंतजार कर रहे हैं, तो लोग अप्लाई करने के लिए तो इंतजार कर रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो डिसीजन आपको बनाना है। बट रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और सीडीएसएल एनएसडीएल इन दोनों में से डिफरेंसेस क्या हैं, मतलब दोनों में से बेस्ट कौन है, खराब कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, वो सारी चीज़ें भी एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर होता रहेगा। देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट्स क्लियर होंगे, एक साथ मैं सीडीएसएल एनएसडीएल को कंपेयर नहीं करूंगा। जैसे कंपनी की डिटेल्स आई उसके अंदर थोड़ा क्लियर होगा, फिर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स में थोड़ा बहुत क्लियर होगा, फिर वैल्यूएशंस के अंदर थोड़ा बहुत क्लियर होगा, फिर अप्लाई और नॉट मतलब जो आखिरी फाइनल डिसीजन वाला होता है उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो जाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, और अपनी जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे महंगी सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, ये सब मेरा व्यू रखूंगा आपके सामने, बाकी तो डिसीजन आपका खुद का होगा। तो सबसे पहली चीज जीएमबी ग्रे मार्केट का प्रीमियम। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है बट एजुकेशन पर्पस के लिए जान लेते हैं। तो 140 रुपये पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है आज की तारीख में, लगभग 16% 16% के आसपास। अगर मान के चले तो 15 से 20% के बीच में इसकी जीएमपी लगातार चल रही है। तो डिमांड तो अभी ठीक है, बाकी इसकी एंकर लिस्ट आना बाकी है। एंकर लिस्ट काफी शानदार आएगी क्योंकि इश्यू साइज भी बढ़ गया है, 4000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, तो एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आ सकती है। और इसके अलावा मुझे लगता है एंकर्स के अंदर लगभग सारे म्यूचुअल फंड शामिल हो सकते हैं और एफआईआईस के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड मतलब एंकर लिस्ट के अंदर तो मुझे कोई ज़्यादा डाउट नजर नहीं आ रहा है। बाकी एंकर लिस्ट आते ही मैं डिस्कस कर लूंगा। बाकी हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि छोटा मोटा अपडेट आते ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड और फेक चैनल्स बन रहे हैं, तो उनसे आप सावधान रहिए, आपके साथ धोखा हो सकता है, इसीलिए ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूं क्योंकि एनएसडीएल पर मैं काफ़ी बार वीडियोस बना चुका हूं, एनएसडीएल सीडीएसएल का कंपैरिजन भी बना चुका हूं, तो उसके अंदर बहुत सारे बार मैंने क्लियर कर दिया कि भाई एनएसडीएल कंपनी करती क्या है। बट सिंपल भाषा में और आपको समझा देता हूं। हालांकि जो इसका मेन इनकॉर्पोरेशन है वो तो काफ़ी 90s के अंदर भी हो गया था। ये तो देखिए जैसे हमारे बैंक के अंदर पैसे जमा होते हैं, कोई भी बैंक होता है उसके अंदर हमारे पैसे जमा होते हैं, वैसे ही हमारे जो शेयर्स हैं वो क्या होते हैं कि भाई डिपॉजिटरीज के अंदर जमा होते हैं। भाई जो हमारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, वहाँ पर हमारे शेयर नहीं रहते हैं। वहाँ पर क्या कि हम बाय और सेल कर सकते हैं, वो हमारा ब्रोकर है, एक दलाल है वो हमारा बीच में। बट हमारे शेयर्स जो हैं एक्चुअली कहाँ सेव रहेंगे, वो सीडीएसएल और एनएसडीएल जो ये डिपॉजिटरी है वहाँ हमारे ही शेयर्स रहेंगे। भले ही बीच में कोई भी ब्रोकर डूब जाए, कंपनी कोई भी डूब जाए, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, कोई भी ऐसी कंपनियाँ हैं वो बीच में से डूब जाए, कुछ भी हो जाए उनके, बट हमारे शेयर जो है सुरक्षित रहेंगे एनएसडीएल सीडीएसएल के अंदर, और वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली सेव होते हैं। पहले क्या है कि शेयर जो है पेपर फॉर्म में होते थे, मटेरियल फॉर्म में होते थे, इन्होंने क्या कर दिया कि डीमैटेरियलाइज फॉर्म में इनको सेव कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना शुरू कर दिया। और इनके कोड होते हैं, कोई भी शेयर होता है जो लिस्टेड होता है उनके कोड होते हैं कि भाई इस कोड के अंदर ये शेयर है, और हमारे पास भी होंगे तो उसकी भी पूरी प्रूफ और जानकारी होगी, भाई इस पैन कार्ड नंबर से इतने शेयर्स इनके पास हैं। उसके अलावा कंपनी के बहुत सारे काम होते हैं, ई वोटिंग होती है, कॉर्पोरेट एक्शंस काफ़ी सारे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इनके थ्रू होती है। और भी कई सारी सर्विसेज देती है, जैसे हम शेयर बाय सेल भी करते हैं तो सीडीएसएल, एनएसडीएल के कुछ चार्जेस भी होते हैं, आपको पता होगा, तो वहाँ से भी इनकी कमाई होती है। और सीडीएसएल जो जनरली रिटेल जो मतलब अकाउंट होल्डर्स है, रिटेलर्स हैं, उनके अकाउंट ज़्यादातर होल्ड करता है। एनएसडीएल के पास ज़्यादातर जो एचएनआईज हैं, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अकाउंट ज़्यादा होते हैं। ये एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ना एक एक डिफरेंस आपको बताता जाऊंगा, आप सुनते रहिएगा पूरा वीडियो। फिर एनएसडीएल की 2 सब्सिडरीज हैं, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में एनडीएमएल भी बोलते हैं।
दूसरा है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, जिसको शॉर्ट में एनपीबीएल भी बोलते हैं। फिर सीडीएसएल और एनएसडीएल में एक और डिफरेंस आपको बता देता हूं। देखिए 31 मार्च 2025 तक एनएसडीएल के पास कितने अकाउंट हैं, तो 39.45 मिलियन, लगभग कितना कह सकते हैं 3 करोड़ 94 लाख जैसे अकाउंट्स है अभी डीमेट अकाउंट्स एनएसडीएल के पास। करीब करीब आप 4 करोड़ मान के चलिए। और सीडीएसएल के पास करीब करीब अभी 15 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट है। तो डीमेट अकाउंट के मामले में सीडीएसएल थोड़ा सा आगे है। भाई डीमेट अकाउंट की संख्या मत देखिए, बाकी अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू के मामले में एनएसडीएल थोड़ा आगे। मैंने आपको कहा भी था कि भाई जो एनएसडीएल हैंडल करता है वो इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट ज़्यादातर हैंडल करता है, सीडीएसएल रिटेलर्स के अकाउंट हैंडल करता है। ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ खराबी है, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट डीमेट अकाउंट के मामले में सीडीएसएल थोड़ा आगे है। और एनएसडीएल जो है पहली डिपॉजिटरी है इंडिया के अंदर, सीडीएसएल दूसरी है। बट सीडीएसएल जो है काफ़ी टर्म्स में बड़ी कंपनी है एनएसडीएल से, जैसे मार्केट कैप अगर बात करें। फिर ये तीसरा डिफरेंस आ गया, सीडीएसएल का मार्केट कैप है करीब करीब आज की तारीख में अगर देखिए 27 जुलाई के आसपास तो 33,000 करोड़ से ऊपर का है। और एनएसडीएल का मार्केट कैप अभी अगर इस प्राइस बैंड पर देखिए तो 16,000 करोड़ के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट डबल है सीडीएसएल एनएसडीएल से, ये तीसरा डिफरेंस हो गया। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। तो देखिए सेक्टर अच्छा है और कंपटीशन इसके अंदर कम है और मोनोपोली सेक्टर है, ये दोनों ही कंपनियां हैं और कोई इसका कंपटीटर भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 2093 करोड़ से 2984 करोड़ रुपए के हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 1099 करोड़ से 1534 करोड़ रुपए हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 234 करोड़ से 343 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालें तो 2023 के अंदर 21.2% के, 2024 के अंदर घटकर 20.1% के हो गए। 2024 में मार्जिन्स घटे हैं बट करोड़ में या रुपीस में देखें तो उसका प्रॉफिट बढ़ा है। 2025 में वापस 22.3% के इसके प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए, मतलब 2025 में प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं, काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फिर एबिटा के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन से पहले जो भी अर्निंग्स होती है उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स वगैरह भी ठीक है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है साल दर साल। रिजर्व्स 232 करोड़ रुपए के हैं, काफ़ी अच्छी बात है। बोरोइंग्स मतलब डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब दोस्तों इसकी वैल्यूएशंस देख लेते हैं। सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही कंपनियां, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एनएसडीएल का पीई है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 46 का, प्राइस टू बुक है 7.97 का। सीडीएसएल का पीई है 68 का, प्राइस टू बुक है 20 का। तो प्राइस टू बुक और पीई के मामले में भाई एनएसडीएल जो सस्ती वैल्यूएशंस के हिसाब से नजर आ रही है। बट फेस वैल्यू अगर देखिए तो एनएसडीएल का फेस वैल्यू है 2 रुपए, सीडीएसएल का फेस वैल्यू है 10 रुपए। इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी एनएसडीएल को, बट पीई वाइज और प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस ठीक है। फिर रेवेन्यू का कंपैरिजन करें, एनएसडीएल का रेवेन्यू है 2025 के अंदर 1535 करोड़ रुपए का, सीडीएसएल का कितना है 1200 करोड़ रुपए के आसपास का। तो सीडीएसएल से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है एनएसडीएल, मतलब अर्निंग ज्यादा है। मैंने आपको बताया भले ही डीमेट अकाउंट ज्यादा हो बट अर्निंग और बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। फिर मार्जिन्स निकालते हैं, भाई अर्निंग भले ही हो, भाई कलेक्शन भले कितना करे, फिर प्रॉफिट मार्जिन्स भी तो होने चाहिए। तो एनएसडीएल के प्रॉफिट मार्जिन्स है 22.3%, 22.3% भी कम नहीं है। बट सीडीएसएल के 44% है, 44%, ऑलमोस्ट डबल मार्जिन्स है, तो ये ज्यादा अच्छी बात है। तो ओवरऑल सीडीएसएल का मार्केट कैप भी बड़ा है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर है, मार्जिन्स भी सीडीएसएल के काफी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि एनएसडीएल की वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती कर देनी चाहिए थी। फिर इसकी आरओई 17% की, आरओसी 22.7% की, काफ़ी अच्छी है, 15% से ऊपर है, बढ़िया बात है। तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी ओके, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बट महंगी भी नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है, प्राइस बैंड 760 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में है, 16 मतलब 16 शेयर्स का ये लॉट है। प्राइस बैंड 760 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में है, 18 मतलब 18 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 4011 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। हालांकि कंपनी को देखते हुए कोई पैसे की खास जरूरत भी नहीं है, जो भी प्रमोटर्स हैं एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स वगैरह वो इसकी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत सेल करेंगे। एम्प्लॉयज को 76 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन है 35% का, लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त को। पहले 31 जुलाई तक इसको लिस्ट करना था, अभी 6 अगस्त को लिस्ट होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल क्या आता है कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हालांकि काफी लोगों के मन में पहले ही से सारी चीजें क्लियर है, बट देखिए और भी सारे फैक्टर्स क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज या नॉलेज जैज पैरामीटर्स,
ये सिर्फ हम रिस्क मापने के लिए देखिए भाई रिस्क ज़्यादा है या कम है। उसके अलावा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जीएमपी अभी अच्छी बता रही है, लगभग 15 से 20% के बीच में जीएमपी, तो ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरा अभी 1 पॉइंट देना चाहूँगा। दूसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट देखिए अभी तक आई नहीं है, बट अच्छी आने की उम्मीद है, मुझे लगता है एंकर लिस्ट अच्छी ही आएगी, तो यहाँ पर भी लगभग 1 पॉइंट बन ही जाएगा। फिर देखिए सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिल सकता है, यहाँ पर मुझे लगता है आधा पॉइंट बनेगा। फिर वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक, मतलब महंगी नहीं है, यहाँ पर भी आधा पॉइंट हो जाता है। तो लगभग 4 में से इसके मुझे लगता है 3 पॉइंट तो आराम से बन ही जाएंगे, तो मतलब ज़्यादा रिस्क वाली बात नज़र नहीं आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि हल्का फुल्का वो लिस्टिंग मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी काफ़ी टाइम से डिमांड है, तो उस हिसाब से इसकी हल्की फुल्की डिमांड रह सकती है। दूसरी बात है इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट इतना कोई खास है नहीं। प्लस पॉइंट ये है कि भाई फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर इसका अच्छा है, कंपटीशन कम है, मोनोपोली बिजनेस है, ज़्यादा कोई कंपटीटर, सिर्फ एक CDSL इसका कंपटीटर है। बस एक ही छोटी सी कमी है कि वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करते हैं, बाकी उसके अलावा कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्क बन नहीं रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, जिससे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। पॉजिटिव्स ये है कि सेक्टर देखिए मोनोपोली है, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, CDSL ही है इसका कंपटीटर, तो राज करेंगे आने वाले टाइम में, ये 2 कंपनियां ही राज करेगी। अब इन दोनों में से बेहतर कौन है, मैंने इसका कंपैरिजन भी आपके सामने कर दिया। अभी कई मामलों के मामले में CDSL थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, और आने वाले टाइम में हो सकता है NSDL भी आगे निकल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, बट CDSL से कम NSDL भी नहीं है। बाकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, हर साल मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर मार्केट कैप 16,000 करोड़ रुपए का, स्मॉल कैप कंपनी अभी देखिए, तो उस ग्रोथ के जो चांसेस है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा स्कोप तो बना हुआ है। तो ये है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि देखिए वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। हालांकि महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, PE वाइज, प्राइस टू बुक वाइज महंगी नहीं है, बट वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते, जैसे फेस वैल्यू 2 रुपये पर है, तो थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, अच्छा लगता। और बाकी हमने कंपेयर भी किया कि CDSL कई मायनों में उससे बेहतर है, जैसे मार्जिन्स के मामले में मार्केट कैप उसका बड़ा है, और CDSL का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू 10 रुपये पर है, इसका फेस वैल्यू 2 रुपये पर है। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, जो मतलब पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल ये कंपनी शानदार नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अट्रैक्टिव है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पर्सनली मुझे भी इंटरेस्ट है, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत आपको आसानी भी हुई होगी। आसानी हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।